तो एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको कौन से कॉम्बिनेशन चाहिए, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने एक शॉर्ट आर्टिकल पहले ही डाला था। किस तरीके से जुपिटर जो है वो सबसे ज्यादा हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति के सक्सेस को लेकर, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम सक्सेस की बात करते हैं। तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि जो प्लैनेट को स्पेशल एस्पेक्ट्स मिले हैं, जो स्पेशल दृष्टियां मिली हैं, उनमें जुपिटर, सैटर्न और मार्स तीन ऐसे प्लैनेट हैं जिनको स्पेशल एस्पेक्ट प्रोवाइड हुए हैं। कुछ लोग राहु केतु के भी स्पेशल एस्पेक्ट कंसिडर करते हैं, बट हम यहाँ पर राहु केतु की दृष्टि को कंसिडर नहीं करते। तो हम सिर्फ जुपिटर के एस्पेक्ट की यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन ये कि जुपिटर जो है वो एक डिवाइन ग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो भी प्लैनेट्स के कारक तत्व है ना, तो उन कारक तत्वों में जुपिटर जो है वो एक डिवाइन ग्रेस को मतलब रिप्रेजेंट करता है, जिसको आप ईश्वरीय कृपा भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं, उन 9 प्लैनेट्स के अंदर सबसे बड़ा जो बेनिफिक समझा गया है, नेचुरल बेनिफिक, नैसर्गिक शुभ ग्रह जो समझा गया है, वो जुपिटर को समझा गया है। तो इससे क्या होता है कि आपका जुपिटर, आपकी जन्म कुंडली में जुपिटर जो है उसका एस्पेक्ट किन घरों पर गया हो, उन घरों के अंदर एक शुभता जो है वो अपने आप आ जाती है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखिए, किसी भी कुंडली को ना दो तरीके से रीड किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखिए। क्योंकि कुंडली को जज करना, कुंडली को एक तरीके से उसका एक एनालिसिस करना टेक्निकल बेसिस पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई लोग क्या करते हैं, कई लोग जुपिटर के नैसर्गिक गुणों को ही ध्यान में रखते हैं हमेशा। वो ये मानते हैं कि जुपिटर हमेशा अच्छा ही करे, जो कि आगे चल के आपको थोड़ा सा एक नेगेटिव जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिलती है। क्यों? देखिए, कुंडली को जज करने के दो आधार हैं। एक स्टैटिक आधार, जिसको हम स्थायी आधार बोलते हैं, और एक डायनेमिक आधार, जिसको हम मूवमेंट्री बेसिस बोलते हैं, कि मूवमेंट्स के हिसाब से जो कुंडली है वो कैसे काम करे। तो जब हम किसी कुंडली के अंदर उसके स्थायी आधार को देखते हैं, तो स्थायी आधार को देखते समय हम जुपिटर की दृष्टियों को ध्यान में रखते हैं कि जुपिटर की दृष्टियां जो है वो कौन कौन से घरों पर जा रही। क्योंकि जहां जुपिटर के स्पेशल एस्पेक्ट जाते हैं, स्पेशली जो पांचवा एस्पेक्ट है और जो 9th एस्पेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाते हैं आपकी कुंडली के। आपका जुपिटर जहां कहीं भी बैठा है, जहां आपका 5th एस्पेक्ट गया है, वो प्लेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जहां उसका 9th एस्पेक्ट गया है, वो प्लेस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसके दो रीजन है। जुपिटर का जो 5th एस्पेक्ट है वो आपको किसी भी घर पर तब मिलता है, और इसके पीछे का रीजन ये होता है कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे पुण्य कर्म किए कि आपको इस घर के अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, कि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, पंचम दृष्टि, जिस भाव पर मिलेगी, उस भाव के अंदर शुभता आने का कारण यह है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पुण्य कर्म अवश्य किया है, जो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपको इस जन्म में इस घर पर मिला है। तो जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपको ये इंडिकेशन देता है। जुपिटर का जो 9th एस्पेक्ट है, जिसको 9th दृष्टि बोलते हैं, नवमी दृष्टि बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 9th हाउस जो है वो डिवाइन ग्रेस, ईश्वरीय कृपा का है। और जहां कहीं जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आपके हॉरोस्कोप पर आएगा, वहां पर आपकी कुंडली में एक विशेष ईश्वरीय कृपा जो है वो मौजूद रहेगी। इसलिए आप देखेंगे कि लेट से अगर किसी का जुपिटर 2nd हाउस में, दूसरे घर में है, तो उसका 9th एस्पेक्ट कौन से घर पर जाएगा?
10th हाउस पर जाएगा। किसी का जुपिटर 6th हाउस में है, छठे भाव में है, तो उसका 9th एस्पेक्ट कहां जाएगा? 2nd हाउस पर जाएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि जहां कहीं भी आपकी कुंडली में जुपिटर का 5th एस्पेक्ट फॉल करेगा या 9th एस्पेक्ट फॉल करेगा, वो प्लेसेस आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ईश्वरीय कृपा कहीं ना कहीं आपके उन प्लेसेस पर आ जाएगी। तो ये सबसे पहला इंडिकेशन है जुपिटर के एस्पेक्ट्स का। तो ये एक स्थायी इंडिकेशन। आप किसी की भी जन्म कुंडली देखें, जुपिटर जहां कहीं भी 5th और 9th एस्पेक्ट डाल रहा होगा, वहां पर व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होगी उन घरों को लेकर जिन घरों पर जुपिटर के ये 5th और 9th एस्पेक्ट जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जो लेकिन शब्द आता है वो इस बात को लेकर आता है कि कुछ लग्न ऐसे होते हैं कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर आपके कुछ लग्न ऐसे होंगे जिन लग्नों के अंदर जुपिटर जो है वो एक फंक्शनल मैलेफिक के रूप में काम करता है, यानी कि ऐसे ग्रह के रूप में काम करता है जो उस जन्म कुंडली के लिए अच्छा नहीं है। तो अब आपके सामने दो प्रश्न। पहला प्रश्न ये कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जुपिटर नैसर्गिक शुभ ग्रह है, वो हमेशा शुभ करेगा, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि लग्न के आधार पर जुपिटर जो है वो नेगेटिव कंडीशंस जो है वो क्रिएट करेगा। तो इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं? तो इसको समझने का मैं एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसके माध्यम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल कोई तुला लगन का व्यक्ति, और तुला लगन के व्यक्ति की कुंडली में, तुला लगन के व्यक्ति की कुंडली में जो जुपिटर है वो 3rd और 6th लॉर्ड है, यानी कि तीसरे घर का स्वामी और छठे घर का स्वामी। इसके कारण जुपिटर एक त्रिषडाया भाव का स्वामी हो गया, जो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव जो है इस लगन के लिए हो जाता है, तुला लगन के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के तुला लगन में जुपिटर 7th हाउस में बैठ गए, 7th भाव में बैठ गए, तो अगर नैसर्गिक शुभता की बात करें या स्टैटिक प्रॉमिस की बात करें, तो स्टैटिक प्रॉमिस को लेकर मैंने क्या बताया, आप ये देखिए कि जुपिटर 5वीं दृष्टि कौन से घर पे डाल रहा है। अगर तुला लगन में, अगर लिब्रा असेंडेंट में जुपिटर 7th हाउस में बैठेगा तो 5वीं दृष्टि कौन से घर पे डालेगा? 11वें घर पे। 11वें घर पे। और 9th एस्पेक्ट कौन से घर पे डालेगा? 9th एस्पेक्ट 3rd पे जाएगी शायद। 3rd पे डालेगा। तो 5th एस्पेक्ट 11th हाउस पर गया, तो 5th एस्पेक्ट 11th हाउस पर गया, इसका अर्थ यह है कि इस व्यक्ति को जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होंगे, इस व्यक्ति को जीवन में लाभ मिलेंगे, गेन्स मिलेंगे, इसकी डिजायर्स का फ्रक्टिफिकेशन अवश्य होगा, क्योंकि जुपिटर जो है वो जन्म कुंडली के अंदर 5th एस्पेक्ट जो है वो 11th हाउस पर डाल रहा है। 9th एस्पेक्ट की बात करें तो वो 3rd हाउस पर जा रहा है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो छोटा भाई है वो अपने जीवन में अच्छा प्रॉस्पर करेगा, छोटे भाई के साथ रिलेशन भी ठीक रखेगा। लेकिन ये हमने कुंडली के आधार पर बात करी कि स्थिर रूप से हम इस कुंडली को कैसे देख रहे हैं, ये उसके बारे में हमने बात की। लेकिन क्योंकि जुपिटर इस कुंडली के लिए त्रिषडाया भाव का स्वामी है, इसलिए इस व्यक्ति को जब कभी बृहस्पति की दशा या अंतरदशा आएगी, तो बृहस्पति की दशा या अंतरदशा के दौरान इसको 7वें घर की या 11वें घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो पिक्चर में आ सकती है, क्योंकि यहां पर जुपिटर जो है वो फंक्शनल मैलेफिक बन गए, यानी कि लग्न के लिए मैलेफिक बन गया। इसलिए ज्योतिष का एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप ज्योतिष करें तो इस प्रिंसिपल को सदैव अपने माइंड में रख के चलिएगा
कि जब आप जन्म कुंडली के प्रोमिसेस को देखते हैं तब आप ग्रह की नैसर्गिक शुभता और अशुभता को ध्यान में रखकर प्रिडिक्शन करें कि इस व्यक्ति को इस घर के कौन कौन से फल प्राप्त होंगे, इस व्यक्ति को कौन कौन से एरियाज में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जब जैसे ही आप दशा अंतरदशा वाले प्रोसेस पर आ जाते हैं, आप जन्म कुंडली के डायनेमिक पार्ट पर आ जाते, जैसे ही आप डायनेमिक पार्ट पर आते हैं तो डायनेमिक पार्ट पर यह बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो जुपिटर है वो कौन कौन से घरों को रूल कर रहा है, क्योंकि यदि वो नेगेटिव हाउस की रूलरशिप लेकर चल रहा है तो जरूर अपने टाइम पीरियड पर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस भी ग्रह को आप रीड कर रहे हैं उसकी नैसर्गिक शुभता को अलग रखकर चलिए कि वो कैसे काम कर रही, और दशा वाइज वो कैसे काम कर रही है उसको अलग रखकर चलिए। तो ये दो पार्ट बन जाते हैं हमारे कुंडली के अंदर, जिसको हम स्टैटिक पार्ट और डायनेमिक पार्ट बोलते हैं। तो स्टैटिक पार्ट हमारी हेल्प करता है कुंडली को स्टडी करने में कि इस कुंडली के अंदर क्या अच्छा और क्या बुरा है, और डायनेमिक पार्ट हमें इस बारे में बताता है कि इस कुंडली में कब अच्छा होगा और कब बुरा होगा, जिसको आप ग्रह की दशा और अंतरदशा के रूप में पढ़ते हैं। तो यहां तक आप सब लोगों को क्लियर हो गया। हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं वो टॉपिक इस बात का है कि कौन व्यक्ति सफल ज्योतिषी बन सकता है, किस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सफल ज्योतिषी बनने के योग रहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सफल ज्योतिषी जो है वो 8वां घर बनाएगा, क्योंकि 8वां घर जो है वो ज्योतिष का है। लेकिन एक सफल ज्योतिषी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि उसके द्वारा जो भविष्यवाणी की जाए, उसके द्वारा जो प्रिडिक्शन दी जाए, उस प्रिडिक्शन में कहीं ना कहीं एक सत्यता आ जाए, या आगे चल के उसकी जो प्रिडिक्शन उसने की है वो प्रिडिक्शन आगे चल के सत्य साबित हो। तो इसके लिए कुछ योग ऐसे हैं जो व्यक्ति को एक सफल प्रिडिक्टर बनाती है, एक सफल भविष्य वाणी जो देने वाला व्यक्ति है वो बनाती है। तो हम कुछ ऐसे योग के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा मैं कुछ ऐसी चीजें भी आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी प्लेसमेंट है जिस प्लेसमेंट के कारण आपको ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो क्योंकि हमने जो शुरुआत है अपनी वो बृहस्पति से करी और बृहस्पति की दृष्टियों से करी, तो हमने बृहस्पति की दृष्टि की तो यहाँ पे बात कर ली, लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैंने सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि की बात करी, बृहस्पति की प्लेसमेंट की बात नहीं करी। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है। मैंने क्या कहा, बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ रही है वो अपने आप में एक बहुत शुभ जगह है। तो मुझे उसके बारे में आप लोगों से जानना है। आप लोग मुझे बताएंगे कि क्यों हमने एस्पेक्ट्स ही यहां पर क्यों ली, प्लेसमेंट क्यों नहीं ली जुपिटर? क्योंकि कहा जाता है गुरु जहाँ बैठते हैं वहां पे प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन जहाँ पे दृष्टि होती है वहां अमृत। जहां दृष्टि होती है वहां गंगा जल की बरसात, और जहां बैठते हैं वहां प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं कि सोच के देखिए एक दिए को। सपोज कीजिए किसी घर के अंदर अंधेरा है, आप वहां पर एक दिए को जला दीजिए, तो वो जो दिया है वो पूरे कमरे में प्रकाश कर देता है, लेकिन एक जगह प्रकाश रह जाता है। मेरे को बताएंगे वो कौन सी जगह है जहां प्रकाश नहीं होता, बाकी पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है? ये के नीचे, दिए के ठीक नीचे। तो बृहस्पति जो है वो ठीक उस दिए के समान है जो आसपास सबको प्रकाशित कर देता है, लेकिन ठीक उसके नीचे अंधेरा है। यही जुपिटर का कारण है कि जुपिटर की प्लेसमेंट को उतना अच्छा कंसिडर हम नहीं करते
जितना उसके एस्पेक्ट को करता है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी का जुपिटर मान लीजिए थर्ड हाउस में है, तो थर्ड हाउस का जुपिटर फिफ्थ एस्पेक्ट कौन से घर को देगा? 7वां। 7th हाउस को। तो ये हस्बैंड को प्रॉस्पेरिटी देने का काम करेगा अगर फीमेल चार्ट में है। मेल चार्ट में है तो वाइफ के लिए प्रॉस्पेरिटी देने का काम करेगा। फिर 9th एस्पेक्ट कहां चला गया? 11th हाउस पर चला गया। तो 11th हाउस पर 9th एस्पेक्ट होने से क्या होगा? आपकी डिजायर्स फुलफिलमेंट ये करवाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा योग हो गया आपकी कुंडली में कि भाई उसने पार्टनर को भी बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा और आपकी डिजायर फुलफिलमेंट भी कर। तो ये यहां पर एक बहुत अच्छा जुपिटर हो गया। लेकिन यहां पर मैं एक और चीज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। हमारी कुंडली के अंदर टोटल भाव कितने हैं? 12 भाव। और ये 12 के 12 जो भाव है ये त्रिकोण में बटे हुए। और हमारे पास ऐसे 4 त्रिकोण हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो आप में से मेरे को कोई बताएगा कि मोक्ष त्रिकोण कौन सा होता है? 4 8 12। 4 8 12। तो जुपिटर कहीं भी आपकी कुंडली में चौथे भाव में है, 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, तो ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है। याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि जुपिटर आपका 4 8 12 में कहीं पर है तो ये आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहा है। तो ऐसे आदमी स्पिरिचुअली बहुत इजीली अपलिफ्टेड हो सकते हैं अगर वो इस पर कार्य करें। मान लीजिए हम 2 6 10 की बात करें तो 2 6 10 जो हमारे घर होते हैं उनको हम कौन सा त्रिकोण कहते हैं? उसको हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। तो अर्थ त्रिकोण जो होता है वो बेसिकली आपके प्रोफेशन के लिए होता है, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए होता है। तो जुपिटर जब कभी आपका 2 6 10 के अंदर रहता है तो ये व्यक्ति को पैसा, करियर, सर्विस, इन सब के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। यही जुपिटर जब काम त्रिकोण में रहेगा यानी कि 3 7 11, तो यही जुपिटर आपकी डिजायर फुलफिलमेंट बहुत करता है। और डिजायर फुलफिलमेंट करने के साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि जुपिटर एक साधु के समान है और साधु अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलता है। इसलिए 3 7 11 में जुपिटर की प्लेसमेंट जो है ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा डिजायरस नहीं बनाती। कि अगर आपका जुपिटर 3 7 11 में है तो ऐसे में आपकी डिजायर्स बहुत ज्यादा नहीं रहेंगी। क्योंकि आप देखिएगा कई लोगों की कुंडली में, जिनकी कुंडली में बृहस्पति 7th हाउस में है, तो बृहस्पति 7th हाउस में बहुत सारी मैरिजेस जो है वो इसलिए टूट जाती है क्योंकि व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है, जो ये जिस मेल के चार्ट में ये रहता है, उसका स्वभाव जो है वो एक साधु के समान हो जाता है। वो एक ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति के समान हो जाता है जो हमेशा भगवान की बातें कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहा है, आध्यात्मिक उत्थान की बातें कर रहा है। तो यही चीज जो है उसके बिजनेस में या उसके मैरिटल लाइफ के अंदर एक रोड़ा बनने का काम करती है। तो यहाँ पर हमें ये 3 7 11 वाला जो कंसेप्ट है इसको भी हम समझ सकते हैं। और एक जो त्रिकोण होता है वो हमारा, जिसको हम धर्म त्रिकोण बोलते हैं, तो वो है 1 5 और 9। और 1 5 और 9 का अर्थ ये है कि जब कभी जुपिटर आपके 9th में होगा तो वो आपके 1st हाउस और आपके 5th हाउस को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि आपकी बुद्धि और आपका शरीर। और जुपिटर जब 1st हाउस में होगा तो आपके बच्चे को
और आपके लक को, आपके गुरु को, आपके फादर को वहां प्रोटेक्शन दे। और यदि ये 5th हाउस में है तो यहां बैठकर ये आपके भाग्य को और आपके शरीर को, इन दोनों को प्रोटेक्शन दे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो इस बात के बारे में कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति सफल ज्योतिषी बनेगा। और आप ये देखिएगा कि जब ज्योतिष बनने की बात आती है तो ऐसे व्यक्ति के कुंडली में आपको 2nd हाउस पर नजर डालनी सबसे जरूरी है। क्योंकि यदि मैं किसी की वाणी की बात करूं तो वाणी का घर कौन सा है, मेरे को ये बताइए। विच इज द हाउस ऑफ स्पीच? सेकंड हाउस सर। 2nd हाउस इज द हाउस ऑफ स्पीच। तो वाणी का घर है। और जैसा मैंने बताया कि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो गंगा जल के समान है। तो जब भी ये गंगा जल आपके 2nd हाउस पर जाएगा तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा प्रिडिक्टर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जिसकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो अधिकांश समय सत्य होंगी, ये इस प्रिडिक्शन को जन्म देता है, मतलब इस चीज को जन्म देता है। और आप लोगों ने सुना होगा जब आप लोग सिद्धियों की बात करते हैं तो ऐसे ही एक सिद्धि होती है जिसको आप वाक सिद्धि बोलते हैं। तो वाक सिद्धि का अर्थ यही होता है कि व्यक्ति ने जो मुख से बोला है, जो जिस व्यक्ति के लिए कुछ प्रिडिक्ट किया है, वो आगे जाकर सिद्ध हो जाए, सत्य स्थापित हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर आएगी, ऐसे व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल प्रिडिक्टर बनते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं यहां पर आपके सामने रख रहा हूं कि किस तरीके से ये लोग जो हैं ये सफल प्रिडिक्टर बने। तो हमारे पास सबसे पहले कुंडली है श्री के.एन. राव जी की, जो इस सदी के सबसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं और जिन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस एस्ट्रोलॉजी के अंदर की है। खासकर जो जेमिनी के अंदर उन्होंने जो रिसर्च की है वो भी बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा कौन सा योग है जो इनको इतना सक्सेसफुल प्रिडिक्टर बनाया है, तो उसको लेकर आप इनकी कुंडली पर यदि नजर डालते हैं तो आपको दिखाई देगा कि इनका बृहस्पति जो कि 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो 10th हाउस में बैठने के कारण जुपिटर का 5th एस्पेक्ट, पांचवी जो दृष्टि है वो देखिए कौन से घर पर गई? 2nd हाउस पर। तो अभी हमने क्या बोला कि 5वीं दृष्टि आपको जिस घर पर मिलेगी, इसका अर्थ यह है कि उस घर पर एक विशेष कृपा जो है वो रहेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है वो इसको 2nd हाउस की चीजों में प्राप्त होंगे। तो इसलिए ये व्यक्ति जो है जब प्रिडिक्शन देगा तो इसके प्रिडिक्शंस जो है वो सत्य होंगे। तो ये आपने एक हॉरोस्कोप देखा। हम एक और हॉरोस्कोप यहां पर देखते हैं जो कि श्री के.एस. कृष्णमूर्ति जी का है। तो ये कृष्णमूर्ति जी का हॉरोस्कोप भी हम लोगों के सामने है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि बृहस्पति कौन से हाउस में है, चेक कीजिए। 8th हाउस में, 8th हाउस में जुपिटर बैठा है। 7th एस्पेक्ट कौन से घर पर डाल रहा है? सेकंड हाउस पर डाल रहा है। तो आप लोगों को ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि के.एस. कृष्णमूर्ति जी का ज्योतिष के अंदर क्या योगदान रहा है। उन्होंने केपी पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी जो है उसको जो है हम सब लोगों के सामने लेकर आए। लेकिन उसके अलावा, ये देने के अलावा, वो खुद भी एक सफल प्रिडिक्टर रहे। क्यों? क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट जो है वो 2nd हाउस पर जाए। इसके अलावा एक और कुंडली हमारे पास है, एक बहुत ही
अच्छे एस्ट्रोलॉजर की तो ये कुंडली जो है ये है श्री बीवी रमन जी की, और ये भी एक बहुत अच्छे प्रेडिक्टर रहे हैं, और इनकी मंडेन एस्ट्रोलॉजी पर, मैदनी ज्योतिष पर बहुत सी प्रिडिक्शंस जो हैं बहुत अच्छी रही हैं। तो आप फिर से देख सकते हैं कि इनका जुपिटर जो है वो कौन से घर के अंदर बैठा हुआ है, और वो फिफ्थ एस्पेक्ट, पांचवी दृष्टि कौन से घर पर डाल रहा है। तो यहां पर भी सेकंड हाउस जो है वो एक्टिवेट हुआ है, किससे? जुपिटर से। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से जुपिटर का जो एस्पेक्ट है ना, वो क्यों व्यक्ति को इतना सफल ज्योतिषी बनाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि पांचवें घर में जुपिटर बैठा, सेकंड हाउस को देखा, समझ में आता है। एट्थ हाउस में जुपिटर बैठा, सेकंड हाउस को देखा, समझ में आता है। टेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा, सेकंड हाउस से रिलेशन बनाया, अच्छा है। लेकिन बहुत से लोग अब ये सोचते हैं कि क्या यदि उनका जुपिटर सेकंड हाउस में यदि बैठ जाए, मतलब देखे ना और सेकंड हाउस में बैठ जाए, तो क्या ये लोग भी अच्छे प्रेडिक्टर हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी प्रिडिक्शंस के अंदर उतनी बारीकी और उतनी एक्यूरेसी नहीं आएगी जितनी एक्यूरेसी आपके प्रिडिक्शन में तब आएगी जब जुपिटर आपके सेकंड हाउस को दृष्ट करेगा। क्योंकि जैसा हमने पहले बात की कि जुपिटर जहां बैठेगा वहां किसी ना किसी प्रकार की कमी आवश्यक है। तो ये बात आप सब लोगों को ध्यान में रखनी बड़ी जरूरी है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट सेकंड हाउस पे सबसे बड़ी कंडीशन है आपके एक सफल प्रिडिक्टर बनने की। और इसके अलावा एक ऐसा भी योग है जो भले ही आप सफल प्रिडिक्टर बने या ना बने, लेकिन आपको ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञान से जो है वो जोड़ता है। तो वो सूत्र कौन सा है? तो वो सूत्र है आत्मकारक का सूत्र। तो पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप सब लोगों को पता है कि आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली में कौन सा है? मेरे को ये जानना है। यस सर। बताइए। सबसे हाईएस्ट डिग्री जिसकी होती है वो है आत्मकारक। सबसे हाईएस्ट डिग्री जिस प्लैनेट की होती है वो हमारा आत्मकारक है। तो क्या राहु केतु को हम आत्मकारक में कंसिडर करते हैं? नहीं सर। राहु केतु को हम आत्मकारक में कंसिडर नहीं करते, हम 7 चर कारक स्कीम पर काम करते हैं। तो अब जो हमारा सूत्र है उसको ध्यान से सुनिएगा कि ज्योतिष एज अ सब्जेक्ट या ज्योतिष को विषय के रूप में आप कौन से घर से जोड़ते हैं। यानी कि अगर आपने ज्योतिष को एक विषय से जोड़ा है तो वो कौन से घर का विषय, ये बताइए। एट्थ हाउस। ज्योतिष जो है वो अष्टम भाव का विषय है। अब जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है कि सपोज कीजिए आपका आत्मकारक ग्रह, आपकी कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है वो यदि एक ऐसे ग्रह के नक्षत्र में है जो 8वें घर को रूल कर रहा है, जो 8th हाउस का रूलर है, तो ये आपको ज्योतिष में बहुत सूक्ष्मता प्रदान करता है, बहुत बारीकी प्रदान करता है। ये याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल मैं यहां आपको देता हूं। आप में से किसी व्यक्ति को पता है कि उसका आत्मकारक ग्रह कौन है? किसको पता है यहां पर? जी सर, मेरा मरकरी है सर। आपका आत्मकारक ग्रह मरकरी है। जी सर। तो अब हम क्या करेंगे, हम मरकरी के नक्षत्र पर जाएंगे। तो मरकरी का नक्षत्र कौन है? मरकरी जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है।
मरकरी जो है वो शुक्र के नक्षत्र में है। जी तो सबसे पहले तो आप अपना लग्न बताइए कि आपका लग्न जो है वो क्या है। सर, कर्क लग्न। कर्क लग्न। तो सबसे पहले तो आप अपने लग्न का 8th लॉर्ड निकाल लीजिए कि आपके लग्न कुंडली में, ये सब मैं राशि कुंडली से बोल रहा हूं भाई, इसमें केपी चार्ट मत मिक्स कर दीजिएगा कि केपी कुंडली का 8वां। तो आपकी जन्म कुंडली का जो 8th लॉर्ड जो प्लैनेट बना, आप उसको निकाल लीजिए। तो आपके कर्क लगन की कुंडली में 8th लॉर्ड कौन बना? शनि। सैटर्न बना। जी तो सपोज कीजिए आपका आत्मकारक ग्रह मरकरी, तो मरकरी यदि सैटर्न के नक्षत्र में है जो कि 8th लॉर्ड है, तो ये आपको बहुत अच्छे ज्योतिष ज्ञान से अवगत करवाए, ये आपको बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान जो है वो प्रदान करे। ये वो योग है। तो इस योग को सदैव ध्यान में रखिएगा कि यदि आपका आत्मकारक ग्रह 8th लॉर्ड के नक्षत्र में है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे चल के मैं आपको जितने भी आपके कारक हैं, लाइक अमात्य कारक अगर 8th लॉर्ड में है तो वो क्या करेगा, भ्रातृकारक 8th लॉर्ड में है वो क्या करेगा, उन सब कारक पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपका आत्मकारक ग्रह 8th लॉर्ड के नक्षत्र में है तो ये आपको बहुत अच्छा ज्योतिष ज्ञान देगा। आप सब लोग अपनी अपनी कुंडली में इस प्रिंसिपल को लगाइए। तीसरा एक और बहुत अच्छा सूत्र मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूं कि मान लीजिए अभी जो 2 सूत्र मैंने शेयर किए आप लोगों के साथ, इन दोनों में से कोई भी योग आपकी कुंडली में काम नहीं कर रहा। आपका जुपिटर सेकंड को नहीं देख रहा है, आपका आत्मकारक ग्रह आपके 8th लॉर्ड के नक्षत्र में नहीं है। लेकिन यदि आपका मरकरी, यदि आपका बुध ये 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो मरकरी प्लैनेट 5th हाउस में बैठकर भी आपको एक बहुत अच्छा प्रिडिक्टर बनाता है। ऐसे व्यक्ति को भले ही ज्योतिष का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की कही हुई बात भी जो है वो सदैव सिद्ध हो जाती है। और खासकर यदि वो बिना किसी बायस्ड सिचुएशन के कही गई, बिना सोचकर और बिना बहुत विचार करके कही हो, तो भी ऐसे व्यक्ति की जो प्रिडिक्शंस है वो बहुत अच्छी जो है वो निकलती। ऐसे ही एक और कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, जो चंद्रमा सप्तम का कॉम्बिनेशन। तो चंद्रमा जो 7th हाउस वाला व्यक्ति होता है ना, ऐसे व्यक्ति की इंट्यूटिवनेस भी बहुत स्ट्रांग होती है। याद रखिएगा, मून इन द 7th हाउस गिव्स यू अ स्पेशल इंट्यूटिव पावर। ऐसे व्यक्ति की इंट्यूटिवनेस इतनी स्ट्रांग होती है कि आगे जाकर जो चीज होनी है या जिसने आगे पिक्चर में आना है, उस चीज का थोड़ा सा आभास इनको होने लगता है। ऐसे ही जो चंद्रमा 12th हाउस वाले लोग हैं, इनको हर प्रकार के इवेंट्स की इंट्यूशन नहीं होती, बट नेगेटिव इवेंट्स की इंट्यूशन इनको बहुत स्ट्रांग। तो मुख्य रूप से तो मैं ये कहूंगा कि पॉइंट नंबर 1 कि जुपिटर का एस्पेक्ट 2nd हाउस पर हो। पॉइंट नंबर 2 आपका आत्मकारक 8th लॉर्ड के नक्षत्र में हो। पॉइंट नंबर 3 कि आपका मरकरी 5th हाउस में। तो यदि इनमें से और इन तीनों में से कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है, तो ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा योग। लेकिन आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि इनमें से कोई भी योग मेरी कुंडली में नहीं बन रहा है, मेरा बृहस्पति तो लगन में है, मेरा बृहस्पति तो 5th में है, मेरा बृहस्पति तो 9th में है। तो इन सब प्लेसमेंट्स की भी अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनको मैं आगे शेयर करूंगा। क्योंकि देखिए, जब 2nd हाउस से जुपिटर ने रिलेशन बनाया तो उसने वो गंगा जल जो है ना, आपकी वाणी पर दे दिया, यानी कि आपने जो कहा वो सत्य हो गया। लेकिन जब आपका जुपिटर लगन में है, वो 5th को देख रहा है, जब वो 9th में है तो वो 5th को देख रहा है,
तो ये भी एक बहुत स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाता है, क्योंकि पांचवें घर को आप सलाहकारी का घर भी लेते हैं। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ गिविंग एडवाइसेस, और केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी हम इसको हाउस ऑफ सॉल्यूशंस लेते हैं। तो पांचवा घर जो है वो सलाहकारी का है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी जो है वो सलाह देते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी एडवाइस देंगे, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस वो देंगे सामने। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो सिंपली एक चीज पर फोकस्ड है कि आपकी प्रिडिक्शन में बारीकी कब आएगी। तो जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स यहां पर दिए हैं, वो पॉइंट्स सदैव काम करते हैं। और जैसा मैंने बोला कि जुपिटर का सेकंड हाउस पर जो एस्पेक्ट है, वो सेकंड हाउस पर एस्पेक्ट जो है वो वाक सिद्धि देता है। क्या देता है? वाक सिद्धि। लेकिन इस वाक सिद्धि को देने वाला प्लेनेट कौन है, उसका कारक ग्रह कौन है? उसका कारक ग्रह है बृहस्पति। और बृहस्पति गुरु का भी कारक है, और बृहस्पति डिविनिटी और विजडम का भी कारक है। इसलिए भले ही आपका जुपिटर आपके सेकंड हाउस को देख रहा हो, तो जाहिर सी बात है सेकंड हाउस को देखना, जुपिटर का सेकंड हाउस को देखना आपको बहुत अच्छी वाक सिद्धि देता है। लेकिन इस वाक सिद्धि के साथ साथ यदि गुरु की कृपा इस बृहस्पति पर हो जाए, ईश्वरीय कृपा बृहस्पति पर हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है उसमें एक दिव्यता आनी तय है, वो आएगी ही आएगी। तो यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बृहस्पति कुछ इस प्रकार का योग बना रहा है, तो आप उसको इस तरीके से अगर यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको आए। और जैसे मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे मुख्य प्लेसमेंट्स मैंने बताई हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट्स बताई हैं जो एक्चुअल में बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन जो आपकी कुंडली में 12 भाव हैं, उन 12 भाव की अलग अलग लॉर्डशिप्स हैं, और उन लॉर्डशिप्स के आधार पर जब प्लैनेट्स आपस में कंजंक्ट करते हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट करते हैं, तब भी कुछ परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का निर्माण होता है। तो जुपिटर यदि सेकंड हाउस को एस्पेक्ट नहीं कर रहा, मरकरी फिफ्थ हाउस में नहीं है, आत्मकारक ग्रह एट्थ लॉर्ड के नक्षत्र में नहीं, तब भी आपके ग्रह कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का निर्माण कर सकते हैं, जिसके कारण आप एक सफल भविष्यवाणियां दे सकते हैं। तो हम उस पर भी आगे काम करेंगे। लेकिन ये जो चीजें मैंने बताई हैं, इनको टेस्ट जरूर कीजिएगा। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये तो चलो हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली प्रिडिक्टिव पार्ट को लेकर है कि प्रिडिक्शन कौन अच्छी देगा, लेकिन जुपिटर के एस्पेक्ट को आप टेस्ट करना मत भूलिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर किसी का 12th हाउस में है, जुपिटर किसी का 12th हाउस में है, तो 12th हाउस के जुपिटर की फिफ्थ एस्पेक्ट कौन से घर पे जा रही है, ये बताइए। फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपकी लग्जरी है, फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट है, फोर्थ हाउस आपका पीस ऑफ माइंड है। ये सब चीजों को जुपिटर ने ब्लेस कर दिया। मान लीजिए जुपिटर जो है किसी व्यक्ति का, जुपिटर सेकंड हाउस में बैठा है, तो फिफ्थ एस्पेक्ट कौन से घर पर है? छठे। सिक्स्थ हाउस पर है। तो सिक्स्थ हाउस पे बैठकर वो क्या करेगा? वो जॉब के अंदर बहुत अच्छी प्रोग्रेस व्यक्ति को देगा। जुपिटर सेकंड हाउस में बैठता है व्यक्ति, नॉर्मली जॉब के अंदर बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करता है। जुपिटर मान लीजिए थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो थर्ड हाउस में बैठ के वो सेवंथ, अपना फिफ्थ एस्पेक्ट जो है वो सेवंथ हाउस पर दे रहा है। सेवंथ हाउस किस चीज का है? व्यापार का है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। तो जुपिटर की एस्पेक्ट को सदैव पकड़िएगा, ताकि आपको अपनी जन्म कुंडली की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता चल सके। लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि जुपिटर के एस्पेक्ट का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है
कि जब बृहस्पति की दशा आएगी या अंतरदशा आएगी तब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी या नहीं। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के अनुसार हो सकता है कुछ अशुभ भावों का प्रतिनिधित्व कर रहा हो, कुछ ऐसे घरों को लेकर चल रहा हो जिन घरों को जन्म कुंडली के अच्छे घर नहीं माना। तो उस समय बृहस्पति जब ऑपरेट करेगा तो जरूर आपको अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो इन दोनों पार्ट्स, स्टैटिक पार्ट भी और डायनेमिक पार्ट भी, इन दोनों को अलग रखिएगा, तभी आप सूक्ष्म रूप से बृहस्पति के बारे में कुछ कह पाएंगे। ठीक है, तो ये मुझे आप लोगों को एक पर्टिकुलर कंडीशन बतानी थी जुपिटर की। अगर इस कंडीशन को या इस पार्ट को लेकर कोई आपका कोई प्रश्न है, कोई मन में कोई भी शंका है तो आप उसको पूछ सकते हैं। सर अगर रेट्रो हो तो? देखिए, रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी का जुपिटर 10th में रेट्रो है या 6th में रेट्रो है तो वो सेकंड हाउस को देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति की वाणी में या ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है वो और भी ज्यादा प्रभावी हो जाएगी, जो कि एक डायरेक्ट जुपिटर दे सकता है। क्यों? क्योंकि एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो वो एक प्रकार का बल जो है वो प्लैनेट को प्रदान करता है, जिसको आप चेष्टा बल कहते हैं। तो चेष्टा मतलब होता है इंटेंशन। तो ऐसे प्लैनेट्स के पास एक इंटेंशन मौजूद रहती है कुछ भी करने की, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी। लेकिन जब आप रेट्रो प्लैनेट को देखते हैं तो रेट्रो प्लैनेट को आपने दशा अंतरदशा के टाइम पर बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होता है, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट वो प्लैनेट हैं जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे प्लैनेट्स नहीं माने। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखकर चलना है कि जब रेट्रो प्लैनेट की दशा अंतरदशा आएगी तो उस समय पर आपको इनको बहुत क्लोजली जो है वो ध्यान में रखकर ही प्रिडिक्शन। और कोई प्रश्न? अगर कंबस्ट हो तो? देखिए, कंबस्ट होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्लैनेट खराब हो गया, क्योंकि ये एक बहुत ही ना मतलब एक वो बना दी गई है, एक धारणा बन गई है कि कंबस्ट हो गया। कंबस्ट होने का मतलब ये है कि वो प्लैनेट जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में आ गया। अनकंफर्टेबल पोजीशन में आने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आप कोई चीज जल रही है, कोई चीज गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर बहुत अधिक है और आप उसके पास जाकर खड़े हो तो वो कहीं ना कहीं आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। जैसा आपने देखा होगा कि गर्मियों में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो आपको स्वेटनिंग बहुत होती है, आप अनकंफर्टेबल स्थिति में आ जाते हैं। तो यही चीज प्लैनेट्स के साथ में होती है। तो सपोज कीजिए किसी के सेकंड हाउस पर किसी प्लैनेट का दृष्टि आ रहा है और वो कंबस्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं आप बोलने में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस करोगे। तो ऐसे व्यक्ति को नॉर्मली आप ये भी देख सकते हो, वो अधिकांश समय चुप रहना प्रेफर करेगा कि यार मैं ज्यादा नहीं बात, मुझे चुप रहना। ठीक है, यस, तो परफेक्ट, या। ठीक है, तो ये बेसिकली आज हमारा टॉपिक था। तो आगे हम सारे कारक पर डिस्कशन करेंगे, लाइक अमात्य कारक जो है वो किस तरीके से काम करता है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कैसे काम करता है, भ्रातृ कारक कैसे काम करता है। और खासकर याद रखिएगा, क्योंकि ज्योतिष जो है ये भी एक अध्यात्म को पाने का या एक स्पिरिचुअल जो है वो साधना है एक प्रकार की। तो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं पुत्र कारक को कुंडली में कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि पुत्र कारक वो प्लेनेट है जो आत्म कारक के साथ मिलकर किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति देता है। तो आगे जाकर उन कॉम्बिनेशंस पर हम डिस्कशन जरूर करेंगे जो एस्ट्रोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी किसी व्यक्ति को अपलिफ्ट कर सकती है। लेकिन आज जो था मैंने बहुत सरल शब्दों में
जो कॉम्बिनेशंस हैं जो किसी व्यक्ति को बहुत अच्छा प्रिडिक्शन दिलवाती हैं, उसके बारे में बताना था। तो आगे हम और भी चीजों को डिस्कस करेंगे। और खासकर याद रखिएगा, जैसे काफी लोग इस बात को भी पूछते हैं कि ये जो हमने कॉम्बिनेशंस का डिस्कशन किया, यदि इसको हम वर्ग कुंडली पर भी पकड़े, क्योंकि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था, मैं ये चार्ट्स को ऑब्जर्व कर रहा था, तो एक चीज मेरे दिमाग में आई कि व्यक्ति अपना काम सूक्ष्म रूप से किस प्रकार करता है, इसके लिए हम दशांशा कुंडली को देखते हैं, D10 चार्ट को देखते हैं। तो D10 चार्ट के अंदर यदि किसी के लग्न कुंडली में सेकंड हाउस पर बृहस्पति का दृष्टि नहीं है, लेकिन D10 चार्ट में बृहस्पति का दृष्टि सेकंड हाउस पर हो गया, तो क्या ये चीज करेगा? तो ये मैंने बहुत सी कुंडलियों में इसको स्पेशली मतलब लगाया, इस रूल को वो किया, तो वहां पर यही चीज निकल कर आई कि लग्न कुंडली को कोई भी वर्ग कुंडली जो है वो बायपास नहीं कर सकती। सबसे पहले इंडिकेशन आपको लग्न कुंडली में लेनी है, और लग्न कुंडली के बाद जाके आप वर्ग कुंडली में देखें। बट यस, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि जो आपके वर्ग कुंडली में अलग अलग देवता हैं, जो अलग अलग एनर्जीज हैं, ईशान के रूप में, अनंत के रूप में, कुबेर के रूप में, जो आपके दशांशा चार्ट में आपको मिली है, तो जो प्लेनेट आपका सेकंड हाउस से रिलेशन बना रहा है दशांशा कुंडली में, वो किस देवता के स्थान पर है, उसको कौन सा देवता मिला है, तो ये भी बहुत बहुत ज्यादा निर्भर करता है इस चीज पर। तो आगे हम वो सब चीजों को जो है वो डिस्कस करेंगे इन कॉम्बिनेशंस के साथ। तो आज के लिए यही हमारा